नमस्कार, बिहार मिल्का न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और रविवार की सुबह सुबह हम अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं वरीय वकील अंबर इमाम हाशमी का। आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। तो चलिए, आज सुबह निश्चित तौर पर आपके सामने कुछ अच्छा संदेश देना चाहिए और संदेश ये है कि देश 2024 की चुनाव से अब जूझने वाला है और लेकिन राजनीतिक दल INDIA गठबंधन और NDA गठबंधन अभी से ही अपने प्रत्याशियों का चयन भी प्रारंभ कर चुकी है और इस पर मंथन भी चल रहा है। सवाल है एजेंडा पर, आखिर कौन से एजेंडा पर लोग वोट देंगे और आखिर चुनेंगे किस मुद्दे पर। प्रत्याशी को तो सब अपने जाति धर्म आधार पर चुन लेते हैं, लेकिन आखिर एजेंडा क्या होगा। देखिए, चुनाव में क्या होता है कि एजेंडा गौण हो जाता है। जाति और धर्म पर लोग चुनते हैं, हमारी जाति का है, हमारे धर्म का, तो उसको वोट दे देते, तो फिर एजेंडा गौण हो जाता है। लेकिन चुनाव जीतने के बाद उसी एजेंडा पर जो नेता हैं वो घेरते हैं अपने सामने वाले को। क्या लगता है इसका? देखिए, देश में कोई फिक्स प्रिंसिपल नहीं है। अगर कोई प्रिंसिपल के तहत चले तब ना स्टार्ट किए आप जो पहले की जो चयन है कैंडिडेट का, खुशी की बात है, वो तो पब्लिक से चुनना चाहिए। आप समझ लीजिए कि जितनी पब्लिक हर पार्टी को चाहिए अपने कैंडिडेट का नाम उछाले 2 4 5 का, और पब्लिक से ओपिनियन ले कि इसमें से किसको स्टैंड करे। तो ऐसा होता नहीं। जिसकी जैसी पहुंच रहती है उसको टिकट मिलता है और पब्लिक तो मजबूर है वोट देने के लिए। किसको देगी? 4 खड़े हुए हैं, चारों चूंकि इलेक्शन कमीशन ने जो लॉ बनाया नोटा का, वो करेक्ट लॉ नहीं है, लेकिन नोटा वोट गिरने लगे। हाँ, वो करेक्ट लॉ नहीं है। होना चाहिए जो नन ऑफ दो सो नहीं। अगर नोटा के वोट का इस्तेमाल किया है कुछ नहीं, अगर वो कटिंग हो जितना वोट नोटा का आता है वो है। अगर मान लिया कि वो आता है कि वो इतना पैसा है, उतना नोटा जो है वो जो विलिंग कैंडिडेट उसको कटना चाहिए, और उसको कटेगा तभी रिजल्ट होगा। सो तो होता नहीं, उसको काट के फिर कितना वोट नोटा का आया। जब तक कि पब्लिक के बीच से पब्लिक ओपिनियन से कैंडिडेट चुना नहीं जाएगा तब तो एजेंडा गौण होता रहेगा। आप खड़ा कर देते हैं, मजबूरी में पब्लिक को एक्सेप्ट करना पड़ता है उस प्रत्याशी को। अभी शहर में देखिए, इस शहर में एक कैंडिडेट बार बार चुना जा रहा, पानी थोड़ा सा बूंद होता है पूरा शहर डूब जाता है। कोई एजेंडा रहा, हंगामा होता है, सब लोग हंगामा करते आरोप लगाते हैं, फिर वो बिल्कुल उसका कुछ नहीं। इस पर पब्लिक भी खराब है, क्योंकि पब्लिक ज्यादा जात पात मानती है। पब्लिक वोट भी जो देती है आसानी से तो वोट देती नहीं। एक कैंडिडेट का 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ रुपया खर्चा होता है, कहाँ खर्चा होता है पब्लिकों पर। जब पब्लिक का कोई प्रिंसिपल नहीं है तो नेता का प्रिंसिपल कहाँ से आएगा, और जब नेता का प्रिंसिपल है तो पार्टी का प्रिंसिपल कहाँ से आएगा। इसीलिए इस देश में जितना चुनाव होता है सब एजेंडा विहीन है। इसलिए 1 नेशन 1 इलेक्शन भी एक मुद्दा आया है चुनाव को लेकर के ही, कि एक ही बार देश के जो खर्च आर्थिक बोझ को कम करने के लिए एक ही बार अगर चुनाव हो जाए तो जो पुलिसकर्मी लगाए जाते हैं, जो स्टाफ लगाए जाते हैं, जो नेता हर जो नेशनल स्तर के या फिर राज्य स्तर के नेता चुनाव में लग जाते हैं, वो विकास की तरफ नहीं ध्यान देते हैं। वो लगातार हर 6 महीना साल भर पर चुनाव होता है, लग जाते हैं। तो इससे उस क्षेत्र की, उस सांसद के या विधायक के क्षेत्र में निश्चित तौर पर नुकसान होता है। इसके लिए 1 नेशन 1 इलेक्शन का इसकी चिंता किसको है? एकजुट होकर के काम कर, पेंशन से तो पूरा देश मर रहा है। जान लीजिए, MLA MP का जो पेंशन है उसकी क्या आवश्यकता है? केंद्र में है, अगर बोझ अगर माना जाए तो सबसे बड़ा बोझ तो वही पेंशन है, जाएंगे प्रोफेसर का पेंशन है। और अभी आप परिवार में एक आदमी में 2 आदमी है, प्रोफेसर का पेंशन जो 1.25 लाख रुपया। ये सब के लिए कानून बनना चाहिए पहले। अगर चाहते हैं सरकार पर बोझ नहीं पड़े, तो जैसे प्रोफेसर है उसको मिलना है, मेंटेनेंस मिलना है। 1.5 लाख 1.25 लाख रुपया जो मिलेगा प्रोफेसर को एक आदमी को खाने के लिए, क्या करेगा? पूछा जिंदगी में तो खावे क्या देश का। इसीलिए जितना MLA MP है उसको पहले कहा जाए कि तुम कहो कि हम पेंशन नहीं लेंगे। अभी महावीर प्रसाद यादव जो मरे थे तो उनके वाइफ का था पेंशन के बारे में आया था 1,01,000 रुपया। लालू यादव पेंशन ले रहा, राबड़ी को पेंशन मिल रहा, तेजस्वी को पेंशन मिल रहा, सारे लोगों को पेंशन मिल रहा, यहाँ के MP को पेंशन मिला। इन लोगों को पेंशन की क्या आवश्यकता है? इसीलिए ये बात कहना कि 1 नेशन 1 इलेक्शन बोझ कम होगा, इस के पक्ष में हम बिल्कुल नहीं है।
क्योंकि नेताओं को तो देश के बोझ से मतलब नहीं है, इनको तो देश को खाना है। तो हम बता दें चुनाव आते ही एजेंडे आ जाते हैं, लेकिन अभी भी हमारे देश में और खासकर बिहार में जाति को लेकर के प्रत्याशी चुना जाता है। किस क्षेत्र में कितने प्रतिशत जाति हैं और उस जाति का वोट किस किस सपोर्टिंग से, जैसे यहां पर राजद का अगर कहें, जो अगर इंडिया गठबंधन का वोट चुना दिया जाता है तो यह देखा जाएगा कि MY समीकरण में किसका बढ़त है, तो MY समीकरण में जो आता है उसका नाम यहां से चला जाता है। भले उसकी छवि, उसकी पकड़ हो कि ना हो, यह ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली। अभी जाति जनगणना किया जा रहा है, तो जाति जनगणना का उद्देश्य ही यही है कि जिस जाति का अधिक वोट बैंक होगा वहां वोट देंगे। तो ये तो जाति जनगणना को और जातियां और बढ़ा ही रही है। इस जाति को लोग कम करने की क्या जा रहे हैं, किसी को बढ़ावा देने के लिए। देखिए, धर्म और कास्टिज्म को यहाँ का हर सेक्टर बढ़ाता है। बता दिए और बड़ी खुशी की क्योंकि हम वकील हैं, इसे आपको बता दें, आप समझ लीजिए जब कोई गवाह जाता है गवाही देने के लिए होकर के काम कर रहे हैं, शपथ खिलाया जाता तो है, आप अच्छी तरह जान जो कहेंगे सच कहेंगे, झूठ के स्वाद का नतीजा होगा कि अभी जो जी? केंद्र में मैं है ईश्वर की शपथ खा के करता हूँ। अब वो कौन ईश्वर की हारेंगे, शपथ खिलाया जाता है बताइए जानेंगे, तो? ये पक्का जान लीजिए। अब कोई गवाह अभी आपको बताया गया ईश्वर की बोलता है। शपथ नहीं, ईश्वर की शपथ नहीं खाएगा कि गवाही में बिना कोई भी प्रोविजन है, दूसरे की बात उसके लिए कम उसको मुकदमा छपता है। चलेगा। और तो धर्म तो वहां बढ़ा की दिया। बात छपते रहती है। अभी सिविल कोर्ट में कितना काम बिल्डिंग पहले का हुआ है, अलग आपने अलग उठाया राज्यों में कितना काम उद्घाटन किया है। शिलान्यास के दिन आपने उठाया जी उसका- न्यू बना पड़ा, बाजाबते पूजा की गई। कचौड़ी किसी खास जात का है, हिंदू का है, मुसलमान का है, और अगर हुआ ही तो सब धर्म का होता। तो जी ये तो जनरल प्रिंसिपल है देश का, जो जहां कर रहा है। ईमानदार का कोई फॉलोवर नहीं होता है, बेईमान का फॉलोवर होता है। अच्छा, यही चीज है जाति जनगणना जो जिसके लिए नीतीश जी चिल्ला रहे हैं, तेजस्वी जी चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं चाहती है, तो क्या जाति जनगणना जाति को और नहीं बढ़ावा देगा? वो तो चाहता ही, नीतीश चाहते हैं, क्या बोलते हैं वो, नीतीश तो चाहता ही यही है कि कहाँ कितनी आबादी है बैकवर्डों की, हरिजनों की, उसको उजागर किया जाए, इसी जाति का जनगणना हो रहा। अच्छा, ये अभी महिला आरक्षण बिल जो पूरे मुद्दे छाया हुआ है, उसमें लोग कहते हैं कि ओबीसी को भी होना चाहिए। अगर 33% आरक्षण अगर महिलाओं को मिलता है तो उसमें ओबीसी का भी तय हो। तो एक तो महिला आरक्षण आ गया। क्या लगता है कि महिला आरक्षण तो आप पहले से देख रहे हैं, बिहार में 2006-2007 से ही है। जो पंचायत चुनाव, और पंचायत चुनाव में देखिए किस किस तरह के मुखिया हैं जो आरक्षण से आई हुई हैं, उनको कुछ मालूम नहीं है, उसको कोई दूसरे इस्तेमाल करते हैं। तो महिला आरक्षण का कितना फायदा हो सकता है? देखिए, टैलेंट की कदर इस देश में है ही नहीं। पहले के समय कुछ टैलेंटेड लोग आते थे, जॉर्ज था, उसकी कोई जात नहीं थी, ऐसे लोग तो बहुत कम हैं। अब तो सिर्फ और सिर्फ जाति की पूजा हो रही है, धन की पूजा हो रही है, सेक्सुअल पूजा हो रही है। इस हालत में ये कहना है कि औरतों को रिजर्वेशन से फायदा होगा, टिकट किसको मिलेगा? तो आप जो पहुंच बना पाएगी, कि अब इसी क्वालिफाइड को टिकट नहीं मिलेगा। कि अभी जो जी? केंद्र में तो क्वालिफाइड को टिकट नहीं मिलेगा। जिस क्षेत्र से वो नॉन क्वालिफाइड महिला जाएंगे, चुन के आवेंगे। पक्का जाएंगे। ऐसे तो यहाँ देख रहे हैं अभी आप आपको कि बताया जितनी गया औरत कि कैसे मुखिया में मीडिया पर वर्क ही करता है कब्जा उसका कर लिया। पति, एक भी मुखिया इस जिला में है दूसरे की बात जो कम कॉम्पिटेंट हो, लेडी और अपना काम करती ज्यादातर उन्हीं की बात छपते रहते यही तो कह रहे कि क्या महिला फिर वही आरक्षण का होगा। फायदा है? हुआ फिर वही होगा। अलग अलग राज्यों ने फिर कितना जो मर्द उनके हैं वही कहेंगे कि हम एमपी हैं, हम एमएलए। तो अंतर नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर जो मर्द होंगे उनका तो टिकट है, वो पहले से चुनाव जीते होंगे, वो अब क्या करेंगे, आरक्षण हो गया तो अपनी अपनी बाइक को खड़ा कर देंगे और करा देंगे। वही लॉ तो अजीब है भाईजान। एक बार जो मुखिया जीत जाता है जीवन भर मुखिया जी कराता है, जो एक बार एमएलए जीतता है विधायक जी कराता है। ये सब लॉ बनना चाहिए कर्व करने के लिए कि नो, आपका टर्म खत्म हुआ, अब मुखिया जी नहीं ले सकते, आप विधायक जी नहीं ले सकते, और ये जो चुनाव जीतेगी वही वर्क करेगी। ऐसा तो हो नहीं रहा। तो ऐसा हो नहीं रहा तो फिर एक्सपेक्ट करना कुछ कि नहीं इनको आरक्षण से फायदा होगा, क्या फायदा होगा? कोई फायदा तो होगा नहीं। महिला आरक्षण से भी ज्यादा कोई बदलाव नहीं होगा। नहीं, कुछ नहीं ये होगा। केवल राजनीतिक एजेंडा वोट बैंक को करने के लिए कि महिलाओं के लिए हमने किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भी माफ कीजिएगा, मोदी जी के मन में, मोदी का तो कोई वंशज है नहीं, उनको यही समाप्त हो जाना है, तो गलत करके चले जाएंगे दुनिया से।
और दूसरा की जाता है इसी पर G20 का सम्मेलन हुआ, आपने देखा होगा कि देश के कई देश के 28 देश के यहाँ पर आए थे और उसको बीजेपी भी गुना रही है, कर रही है कि देखिए मोदी जी देश के नहीं पूरे विश्व के नेता हैं। तो क्या लगता है कि मोदी जी का G20 सम्मेलन करने के बाद इफेक्ट लोगों में जो पड़ा है वो बहुत अच्छा है, लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है कि वो इतने बड़े नेता, बड़े बड़े नेता विश्व के आकर के, तो इसको किस रूप में लेते हैं? इसमें मुस्लिम देश के भी जो आए थे सो हिंद अलग अलग आए थे, तो उन्होंने सराहा मोदी जी को इस कार्यक्रम करने के लिए। तो ऐसा आयोजन से क्या फायदा पहुंच सकता है? अरे भाईजान, आप हमको घर पर दावत दिया, अच्छा खाना खिलाइएगा, आपका ख्याल नहीं करेंगे, आपकी इज्जत नहीं करेंगे। आप बताइए G20 से पब्लिक को क्या फायदा हुआ? वो लोग जो आए, जितने कैंडिडेट के लोग आए, द्विपक्षीय वार्ता बढ़ी, व्यवसाय बढ़ेंगे, वो लोग इस देश को क्या देखेंगे? अगर देश को कुछ मिला हो, यहाँ जनता को कुछ मिला हो, तब अप्रिसिएशन मिलेगा मोदी को। अगर अदरवाइज कुछ नहीं हुआ तो फिर के देश का खा के गए, वो लोग देश को लॉस करके गए। देश का कहना कि तो द्विपक्षीय वार्ता कई बार होती है, साल में सब जाते हैं, कुछ व्यापारिक समझौते होते हैं, कुछ जो रक्षा सौदे होते हैं, इस सबसे फायदा लगातार इसी के पक्ष में एक बार मिल करके यहाँ कर लिया। मेहमान नवाजी करना बुरा काम थोड़े, मेहमान नवाजी करती रहती है भारत। ये तो मेहमान नवाज तो देश रहा है, मेहमान नवाजी क्या बस। तो क्या लगता है इसका देश के चुनाव में असर पड़ेगा, कुछ वोट बैंक बढ़ेगा? नहीं, इससे कोई फायदा, क्योंकि पब्लिक जानती है कि G20 से पब्लिक को कोई फायदा नहीं हुआ। हमें तो वो काम चाहिए जिससे पब्लिक को फायदा हो, जिससे पब्लिक को फायदा ना हो बल्कि नुकसान हो, वो काम नहीं चाहिए यहाँ की जनता को। अब एक अंतिम सवाल, चूंकि हम बता दें कि जो देश के महत्वपूर्ण घटना चक्र हैं उस पर जनता की भी राय हम लेते हैं और कुछ बुद्धिजीवियों को भी, कहा कि ये काफी महत्वपूर्ण है। चंद्रयान 3 जिसकी पूरी चर्चा थी कि इसरो के वैज्ञानिक ने कर दिखाया, अभी 14 दिन तक चंद्रयान 3 के जो रोबोट थे वो सोए हुए थे, अब जो है सो जाग गए, जैसे सूर्य की रोशनी पड़ी है। तो ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि वहां हमारा कोई रोवर जाकर के सोया हुआ है, 14 दिन इंतजार कर रहा है कि सूर्य उगेगा फिर उसको शक्ति मिलेगी, उसके बाद वो फंक्शन में आएगा। तो क्या लगता है कि ये आधुनिक विज्ञान सक्सेस है और इसको कितना राजनीतिक रूप में श्रेय किसको देते हैं? देखिए, विज्ञान से तो फायदा है लेकिन दुनियावी फायदा तो नहीं है। ऐसा कोई साइंस है जो इंसान की जिंदगी पर कंट्रोल कर लेता हो, बीमारी पर कंट्रोल कंप्लीट कर लेता हो? जी, जब इन सब चीजों पर कंट्रोल नहीं है, हर वैज्ञानिक मानता है प्रकृति को मानता है। जब प्रकृति को मानता है तो प्रकृति को छेड़छाड़ करने से क्या फायदा हो सकता है? जवाब दीजिए। और हम दूसरे देश पहले से करते आए हैं तो फिर उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, आपको बता दिए, और भारत जैसा गरीब देश नहीं है। जिनके पास पैसा है उसको पैसा लुटाना है, और भारत में तो पैसा कम है, यहाँ तो गरीबों के लिए सेवा करना है। दोनों में फर्क है। अमेरिका, इंग्लैंड और भारत में फर्क है। उनके पास पैसा अरेल पैसा है, उनकी उपलब्धियां ज्यादा है, हम लोग की उपलब्धियां कम है। और अभी आपको बताया गया, तो पहले तो हमें देखना कि मेरा परिवार सुखद कैसे रहेगा, उन पर खर्चा करना। दूसरे की बात कम, अगर वो तो हम पूरा नहीं कर पाते, खर्चा नहीं कर पाते बच्चों की, वो तो कहते हैं कि पूरे विश्व में भारत 5वां आर्थिक शक्ति बन गई है, जबकि जो आसपास के जो देश हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल, सब जो है सो आर्थिक मंदी में डूब चुके हैं, लेकिन ये 5वीं शक्ति बन गई। तो पैसा किसके पास है? 5 आदमी हैं, एक के पास करोड़ रुपया, दूसरे के पास 80,000 है, किसी के पास 20,000 है, किसी के पास 500। एवरेज उसी से निकलता है ना। इससे तो इसका यह मतलब नहीं कि 4 आदमी खुशहाल हो गया, एक खुशहाल हो गया। पैसा कमाने की जो कला है, जैसे इसी बिहार में आप लीजिए, एग्री करेंगे इलीगल एक्ट से शराब बेचने से हर गांव में 10 आदमी करोड़पति हो गया। ये देश जाएगी नीतीश को, लेकिन उसको क्या लीगली कहा जा सकता है वो लोग खुशहाल है? बोलिए। इन कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पूरा भूखमरी के कगार पर हो गया। पाकिस्तान से तुलना क्यों करते हैं? हम ये जानना चाहेंगे, आखिर लोग पाकिस्तान से तुलना, जो नेता है वो पाकिस्तान से क्यों तुलना करते हैं? पाकिस्तान में भूखमरी, आटा नहीं मिल रहा है, और इंडिया इतना है कि G20 का बैठक कर रहा है, बाहर के लोगों को बुला रहा है। देखिए, उसमें प्रकृति का ही हाथ है भारत में। पाकिस्तान के लोग हम समझते हैं कि वो दिमागी तौर पर बहुत मजबूत नहीं है।
शिक्षा का अभाव। लड़ने की प्रवृत्ति उन लोग के मन में है। हर प्राइम मिनिस्टर जेल जाता है, हर प्राइम मिनिस्टर की हत्या होती है, फांसी होता है, या देश छोड़ के भाग जाता है। ये कोई प्रिंसिपल हुआ? वो लोग जो है सब मुस्लिम जो एज ए होल, इसको माफ कीजिएगा, मुस्लिम एज ए होल गलत दिमाग के होते हैं। वो लड़ने के लिए परेशान है, उन लोग का माइंड कूल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानियों का माइंड कूल नहीं है। लड़ते लड़ते वो अपने आप को बर्बाद कर रहा है। इसलिए हम लोग कभी भी पाकिस्तान का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। अपनी बातों को ये तो वो लोग करते हैं, बीजेपी वाले नहीं करना तुलना चाहिए, करते हैं। नहीं करना। देखिए वहाँ भुखमरी है, यहाँ जीटीपी तो यार बीजेपी के से तो देश का खुशहाली रहना बढ़ी है। अब देखिए हम फिर क्या इस शहर में पैसा किसके पास है? जो लैंड माफिया, इलीगल एक्ट से शराब माफिया, इलीगल एक्ट से क्या चाहते हैं? पैसा एक्वायर करने को यूटिलाइज किया जा सकता है। अब एक अंतिम सवाल, की बात कम छपता है। नीतीश जी प्रधानमंत्री और बनने के लिए ज्यादातर अग्रसर उन्हीं की हैं। बात वो चाह रहे हैं सुनते कि इंडिया गठबंधन में, जो कि अभी तक कुछ दिखता नहीं है, भोपाल की बैठक जो होने वाली थी वो खत्म हो गई, कल स्टेटमेंट आया कि अभी नहीं बाद में होगा। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर की बात अगर कीजिए, नीतीश जी प्रधानमंत्री बनने के लिए हम तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देंगे और मुख्य प्रधानमंत्री के लिए लड़ाई में आगे काम करेंगे। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को क्या कह सकते हैं आप? क्योंकि देखिए आपके जिला में भी, बिहार में देखिए अपराध बढ़ रहे हैं, उस पर कोई अंकुश नहीं है। पुलिस कर्मी जो खुद कई जगह अगर देखें, और तो आपको भी रिपोर्ट मिलता होगा कि किस तरह पुलिसकर्मी ही शोषण कर रहे हैं। तो यहाँ एक इच्छा शक्ति की कमी हो गई है, जिससे बिहार के लॉ एंड ऑर्डर, क्या प्रधानमंत्री इस स्थिति में उन्हें बनना चाहिए या पहले बिहार को संभालना चाहिए? बिहार संभल ही नहीं रहता, भारत कैसे संभलेगा? हम नीतीश को तो कॉम्पिटेंट मुख्यमंत्री नहीं कहा जा सकता। इस मामले में बिहार का भाग्य है। बिहार में कोई भी व्यक्ति कॉम्पिटेंट नहीं है जो शासन चला सके, ये मेरा अपना मानना है। उसका कारण क्या हो सकता है? पिछले कारण क्या, आप गंभीरता से इसको देखिए। कोई भी नेता नहीं हो चला सकता, तो फिर कोई तो चलाएगा। राष्ट्रपति शासन तो लागू नहीं हो सकता। नहीं, राष्ट्रपति शासन और खराब होगा। यहाँ के लोग जितने भी नेता हैं, वो लोग सब के सब अपने फायदे के लिए काम करते हैं। भ्रष्टाचार पूरा, बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से आमदनी होगी, कहाँ दरिया पैदा होगा, दूसरा कि आपकी क्या छवि पब्लिक के बीच में है, इसी किसी को चिंता ही नहीं है। और ये चिंता करना शुरू कर दे तब तो थोड़ा स्टेप डाउन होगा। चाहे जिन जिनों को नाम आपने लिया, उनकी छवि पब्लिक में क्या है? आमतौर पर जीरो। जब पब्लिक छवि अच्छी नहीं है आपकी, तो फिर बड़ा पर लेना क्यों चाहते हैं? हमें ख्याल से वो बहुत करेक्ट और नहीं। अब आप समझ तो चला, जितनी पार्टी धन्यवाद। होकर के काम देखिए जब भी गंभीर मुद्दे होते हैं देश से लेकर राज्य और आपके जिले तक, हम चाहते हैं कि आप भी विवेचना कीजिए। अगर कोई लीडर या कोई बुद्धिजीवी आपके बीच में संदेश लेकर के आता है, तो आपका परम कर्तव्य बनता है कि आप उस पर चर्चा कीजिए चौक चौराहे पर। हमारे डिबेट का असर देखिए, गांव से लेकर शहर तक चर्चा होती है। लोग कहते हैं कि इस राजनीतिक दल का स्टैंड अच्छा नहीं है, इस राजनीतिक दल के नेता अपने इस दल के मुद्दे को सही तरीके से नहीं रख पाए। तो इस तरह से बात से निश्चित तौर पर कुछ ऐसे राजनीतिक दल के नेता जिसकी चर्चा हो रही है, देखिए कितना अच्छा बोला। तो हम चाहते हैं कि दरभंगा के भी जो लीडर्स हैं वो आए हमारे डिबेट में और अपने मुद्दे को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक एक बात सिर्फ ऐड कर दे, हम जो कुछ बोले हैं ये मेरा पर्सनल निश्चित तौर पर ये किसी भी पार्टी से जुड़ी हुई बात नहीं थी। ये तो बुद्धिजीवी के रूप में हमने आपको प्रोड्यूस किया है, तो किसी की भी ये व्यक्तिगत वार्ता हो सकती है, वो अपने विचार को रख सकता है और इसका असर निश्चित तौर पर जो उनके फॉलोवर हैं वो उसको चर्चा करेंगे। देखते रहिए ज्ञान मित्र न्यूज। यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए और टीवी चैनल्स पर भी। धन्यवाद। शुक्रिया, आपका शुक्रिया।